नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल बायोलॉजी ज्ञान बाई अखिल सर। आज हम लोग जानेंगे इम्यून सिस्टम या जो कि इम्यूनिटी के दूसरे वीडियो के बारे में। पहले वीडियो हम लोग उस दिन पढ़े थे इंट्रोडक्शन ऑफ इम्यूनिटी या इम्यून सिस्टम। उसी से मतलब रिलेटेड अगला टॉपिक है हिमेटोपोइसिस। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि हिमेटोपोइसिस क्या है, किस सेल के अंदर हिमेटोपोइटिक जो कैपेसिटी होती है, हिमेटोपोइटिक सेल की क्या क्या विशेषताएं होती हैं और कौन कौन से फैक्टर हैं जो हिमेटोपोइसिस को प्रभावित करते हैं, किस ब्लड सेल से कौन सी ब्लड सेल का फॉर्मेशन होता है और कौन कौन सी सेल इम्यून सिस्टम में इन्वॉल्व होती हैं। ये पूरा डिटेल में हम लोग आज इस टॉपिक में जानेंगे। अब हम लोग टॉपिक पर आते हैं। देखिए हिमेटोपोइसिस क्या है, तो सिंपल टर्म में वह प्रोसेस या प्रक्रिया जिसके द्वारा ऑल टाइप ऑफ ब्लड का फॉर्मेशन होता है और उनका डिफरेंशिएशन होता है। तो इस पूरी प्रक्रिया को हम हिमेटोपोइसिस बोलते हैं। और जो सिंगल सेल या जिस सेल से सभी प्रकार की ब्लड सेल का फॉर्मेशन होता है उसको हम स्टेम सेल बोलते हैं या मदर सेल बोलते हैं या हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल बोलते हैं। यह मल्टीपोटेंट सेल है और इसके अंदर सेल्फ रिन्यू होने की कैपेसिटी होती है, इसलिए होल ब्लड सेल के फॉर्मेशन को जो कि कंट्रोल करती है। अब प्रश्न है कि हिमेटोपोइसिस की जो प्रक्रिया है वो होती कहाँ है, तो आफ्टर बर्थ कहें या एडल्ट में हिमेटोपोइसिस जो है बोन मैरो का जो पार्ट है रेड बोन मैरो में प्रोसेस होती है। अब टॉपिक पे आते हैं हम लोग। तो पहले पॉइंट में लिखा गया द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन एंड डिफरेंशिएशन ऑफ ऑल टाइप ऑफ ब्लड सेल इज नोन एज हिमेटोपोइसिस। मीनिंग वह प्रक्रिया प्रोसेस जिसमें सभी प्रकार की ब्लड सेल का फॉर्मेशन और उनका डिफरेंशिएशन होता है, अलगाव होता है। तो इसी पूरी प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, हिमेटोपोइसिस बोलते हैं, प्रोसेस है। दूसरा पॉइंट है दिस सेल फ्रॉम विच ऑल सेल्स अराइज। दूसरे पॉइंट का मीनिंग है कि ऐसी सेल जिससे सभी प्रकार की ब्लड सेल का फॉर्मेशन होता है तो उसी सेल को हम बोलते हैं स्टेम सेल या मदर सेल या हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल। मतलब जिसके अंदर क्या होता है कि सभी सेल को मतलब वो फॉर्म करे, आवश्यकता के अनुसार कौन सी सेल कितने नंबर में कितनी मात्रा में बनना और स्वयं उसको कंट्रोल करती है। थर्ड पॉइंट है स्टेम सेल्स आर सेल्फ रिन्यूइंग मेंटेन पॉपुलेशन बाय डिवीजन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कई बार पूछा गया कि जो स्टेम सेल्स या मदर सेल्स होती हैं उनको कंट्रोल कैसे कौन करता है, तो जो हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल होती हैं या जो मदर सेल होती हैं उनके अंदर स्वतः रिन्यू होने की कैपेसिटी होती है और इस कारण से वह आवश्यकता अनुसार जो डिफरेंट टाइप की सेल्स हैं उनका फॉर्मेशन करती हैं और उनको स्वयं वो कंट्रोल भी करती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है ऑल सेल्स एक्सेप्ट आरबीसी इन्वॉल्व इन इम्यून सिस्टम। अभी हम लोग पढ़ेंगे कौन कौन कितने टाइप की सेल्स हैं। तो जितनी सेल्स ब्लड सेल्स हैं आरबीसी को अगर हम लोग छोड़ दें तो सभी सेल डायरेक्टली इनडायरेक्टली इम्यून सिस्टम में इन्वॉल्व होती हैं। अब आरबीसी में आप लोग पहले पढ़े होंगे, रेड ब्लड सेल्स कहते हैं या इसको हम लोग एरिथ्रोसाइट के नाम से भी जानते हैं। एरिथ्रो मतलब रेड, साइट मतलब सेल। इसका विशेषकर काम क्या होता है, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन करना है। नेक्स्ट पॉइंट है इन फेटस या एम्ब्रियोनिक कंडीशन हिमेटोपोइसिस अकर इन यॉर्क सैक, लीवर और स्प्लीन। मीनिंग कि फेटल कंडीशन में या फिर एम्ब्रियोनिक कंडीशन में अगर कहें देखें तो हिमेटोपोइसिस की जो प्रोसेस होती है वह यॉर्क सैक में, लीवर में या फिर स्प्लीन में होती है। इन एडल्ट या आफ्टर बर्थ अगर देखें तो हिमेटोपोइसिस की प्रोसेस जो होती है रेड बोन मैरो में होती है। अब अगला प्रश्न आता है कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं
जो इस प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। तो पहला है हिमेटोपोइटिक ग्रोथ फैक्टर, मीनिंग जैसे जो स्टेम सेल है उसको कुछ स्पेसिफिक टाइप के हार्मोनल सब्सटेंस की आवश्यकता पड़ती है जो उसकी ग्रोथ को प्रमोट करते हैं, तो उन्हीं को हम हिमेटोपोइटिक ग्रोथ फैक्टर बोलते हैं। तो अगर ग्रोथ फैक्टर क्या हो, पर्याप्त हो, सफिशिएंट हो, तो स्टेम सेल या मदर सेल का ग्रोथ प्रॉपर होगा। अगर इसकी डेफिशिएंसी होती तो प्रोसेस प्रभावित होगी। दूसरा है इरिथ्रोपोइटिन, इसके फार्मेशन के लिए आवश्यक है। तीसरा बोन मैरो इन्वायरमेंट, मीनिंग कि बोन मैरो का इन्वायरमेंट कैसा है। अगर बोन मैरो का इन्वायरमेंट हेल्दी है, उसमें कोई इन्फेक्शन नहीं, कोई समस्या नहीं है, तो हिमेटोपोइसिस प्रोसेस नॉर्मल होगी। अगर उसमें कोई एबनॉर्मलिटी है, इन्फेक्शन है, कैंसर ऐसा कुछ है, तो प्रोसेस डिफेक्टिव होगी। चौथा पॉइंट है न्यूट्रिशनल फैक्टर। कोई भी सेल है, किसी भी ऑर्गेनिज्म में कोई भी पर्टिकुलर जीन है, तो उनमें न्यूट्रिशनल फैक्टर का एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो अगर न्यूट्रिशनल फैक्टर सफिशिएंट अमाउंट में है, पर्याप्त उपलब्ध है, तो जो सेल्स हैं उनका ग्रोथ प्रॉपर होगा। तो सेल्स में जो तमाम जीन हैं उनका जो फंक्शन और उनका जो एक्सप्रेशन है वो भी नॉर्मल होगा। तो न्यूट्रिशनल फैक्टर भी इस बात को प्रभावित करता है। और लास्ट है पांचवा पॉइंट है इन्फेक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर बोन मैरो में या जो हिमेटोपोइटिक साइट्स हैं उनमें अगर इन्फेक्शन है, ऐसी कोई एबनॉर्मलिटी है, तो ये प्रोसेस के आगे डिफेक्टिव होगी और जिसके परिणामस्वरूप तमाम सारी एबनॉर्मलिटी या समस्याएं होती हैं। अब हम लोग देखेंगे कि किस सेल से किस सेल का फॉर्मेशन होता है। देखिए बहुत सिंपल है, हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल या इसी को हम लोग बोलते हैं मल्टीपोटेंट सेल। इसकी सबसे बड़ी विशेषता या फीचर यही होती है कि सेल्फ रिन्यूइंग कैपेसिटी, इसके अंदर जो कि स्वतः रिन्यू होने की कैपेसिटी होती है। मतलब ये सेल आवश्यकता अनुसार, जैसी आवश्यकता पड़े उसके अनुसार जो कि ये रिन्यू होती रहती है। अब जो मल्टीपोटेंट सेल होती है यह दो सेल में डिवाइड होती है, माइलॉइड स्टेम सेल और लिम्फॉइड स्टेम सेल। अब जो माइलॉइड स्टेम सेल है इससे ये जो है कि 4 सेल का फॉर्मेशन होता है, इरिथ्रोब्लास्ट, मेगा कैरियोब्लास्ट, माइलोब्लास्ट और मोनोब्लास्ट। इरिथ्रोब्लास्ट से आरबीसी का फॉर्मेशन होता है, मेगा कैरियोब्लास्ट से प्लेटलेट्स का फॉर्मेशन होता है और माइलोब्लास्ट से इओसिनोफिल, बैसोफिल और न्यूट्रोफिल, अब इसके बारे में हम लोग जानेंगे, इसका फॉर्मेशन होता है। मोनोब्लास्ट से मोनोसाइट का फॉर्मेशन होता है और फिर यही मोनोसाइट आगे चल कर के मैक्रोफेज में कन्वर्ट होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, दोनों में अंतर क्या है। तो जब मोनोब्लास्ट सेल से जो फॉर्मेशन होता है तो उसको हम लोग मोनोसाइट कहते हैं और ये सेल क्या करती हैं, जब ब्लड में सर्कुलेट करती हैं और जब यही मोनोसाइट टिश्यू में इनसाइड चली जाती हैं तब ये जो है कि मैक्रोफेज में, मतलब इनमें जो है कि फैगोसाइटिक प्रवृत्ति जो है कि और ज़्यादा बढ़ जाती है, तब उसको हम मैक्रोफेज कहते हैं। अब देखिए इधर जो लिम्फॉइड स्टेम सेल है, तो लिम्फॉइड स्टेम सेल जो है कि 4 प्रकार के सेल में डिफ्रेंशिएट होती हैं, नेचुरल किलर सेल या एनके सेल, टी सेल जो प्रोजेनाइटर, बी सेल प्रोजेनाइटर और डेंड्राइटिक सेल। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट है उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। देखिए सबसे कॉमन जो है वह इन तीनों सेल के बारे में कई बार पूछा गया कि इसका नाम, इसको इओसिनोफिल, बैसोफिल, न्यूट्रोफिल क्यों कहते हैं। देखिए एक किसका टाइप है, तो आप लोग WBC पढ़ा होगा। WBC के 2 टाइप होते हैं, ग्रेनुलोसाइट और ए ग्रेनुलोसाइट। ग्रेनुलोसाइट का मतलब कणिका युक्त और ए ग्रेनुलोसाइट मतलब कणिका रहित। मतलब कुछ WBC ऐसी होती हैं जिनके साइटोप्लाज्म में कुछ स्पेशल टाइप के स्टेनेबल ग्रेनुल्स होते हैं जिनको हम स्टेन कर सकते हैं, तो उसी को हम लोग बोलते हैं ग्रेनुलोसाइट। और ग्रेनुलोसाइट के 3 टाइप हैं। देखिए पहला जो इओसिनोफिल है, देखो इसमें क्या है, इओसिन और फिल्स। तो इओसिन मतलब इओसिन हो गया और फिल्स मतलब लविंग या अट्रैक्टिव। मीनिंग ये हो गया कि कुछ ग्रेनुलोसाइट ऐसी होती हैं जब उनको हम इओसिन नामक एसिडिक डाई से स्टेन करते हैं तो उनका कलर जो कि रेड हो जाता है।
तो ऐसे ग्रेनुलोसाइट को हम लोग क्या बोलते हैं, इओसिनोफिल्स बोलते हैं। इस्नोफिलिया या जो कि एलर्जिक रिएक्शन से क्या को रिलेट करती हैं। दूसरा है बैसोफिल, ऐसी ग्रेनुलोसाइट जिनको हम लोग मिथाइलिन ब्लू नामक बेसिक डाई, बैसोफिल मतलब यही है जो बेसिक डाई के प्रति अट्रैक्टिव हो, तो ऐसी ग्रेनुलोसाइट जिसको हम लोग मिथाइलिन ब्लू नामक बेसिक डाई से स्टेन करते हैं तो वह ब्लू कलर ले ले तो उसको हम क्या बोलते हैं, बैसोफिल बोलते हैं। और न्यूट्रोफिल, नाम से स्पष्ट न्यूट्रल, तो जब हम इओसिन और बेसोफिल मतलब एक एसिडिक एक बेसिक है, जब दोनों डाई को हम बराबर मात्रा में मिला लें और बराबर मात्रा में मिलाने के बाद तो जो सॉल्यूशन बनेगा वो क्या बनेगा, न्यूट्रल बनेगा। उससे स्टेन करते हैं तो कुछ ग्रेनुलोसाइट होती है वो वायलेट कलर की, बैगनी कलर की हो जाती हैं, तब उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रोफिल बोलते हैं। मोनोसाइट में वही सेल जब ब्लड में सर्कुलेट करेगी तब उसको हम लोग मोनोसाइट कहते हैं, तब इसके अंदर फैगोसाइटिक एक्टिविटी कम होती है। और जब यही मोनोसाइट जो है कि थोड़ा सा मैच्योर होकर के टिश्यू में चली जाती है तो उसके अंदर फैगोसाइटिक एक्टिविटी बढ़ जाती है और ये जो सेल है तब जो है कि ये अधिक से अधिक जो फॉरेन पार्टिकल हैं उनको मारने का, डाइजेस्ट करने का, किल करने का काम करती है। हाँ, इनकी लाइफ साइकिल इसके कंपेरिजन में बढ़ जाती है। अब देखिए इसको नेचुरल किलर सेल क्यों कहते हैं, तो कुछ सेल ऐसे होते हैं हम लोगों के इम्यून सिस्टम में जिनके अंदर नेचुरली जन्मजात किल करने की प्रवृत्ति होती है बैक्टीरिया को, वायरस को या कहें फॉरेन पार्टिकल को, इसलिए इसको हम नेचुरल किलर सेल बोलते हैं। अब देखिए कई बार पूछा गया है जो टी सेल है, तो टी सेल जो है कि और बी सेल सबसे इम्पॉर्टेंट या इम्यून सिस्टम के सेल्स हैं। टी सेल को टी सेल क्यों कहते हैं, क्योंकि इसका फॉर्मेशन थाइमस में होता है। अब बी सेल को बी सेल क्यों कहते हैं, इसका फॉर्मेशन बोन मैरो में होता है। अब जब टी सेल फर्स्ट टाइम किसी एंटीजन से इंटरेक्ट होती हैं तो 3 प्रकार की सेल में बढ़ जाती हैं, TH, TC और T रेग। देखिए TH मतलब हेल्पर सेल, C मतलब साइटोटॉक्सिक और रेग मतलब रेगुलेटरी। मीनिंग जब एक बार टी सेल एक्टिवेट हो जाती है तो एक बार ध्यान रखिएगा, इसमें साइटोटॉक्सिन का या पॉइजन का फॉर्मेशन तो टीसी कर रही है, लेकिन ये तभी करेगी जब टीएच सेल उसको हेल्प करेगी। तो इसीलिए आप लोग जो सुना होगा कि एड्स के केस में क्या होता है कि जो HIV वायरस होता है वह टीएच सेल को ही क्या करता है, डैमेज करता है, क्योंकि जब टीएच सेल नहीं रहेंगी तो टीसी सेल एक्टिवेट नहीं हो पाती है। और जब टीसी सेल टीएच के साथ जब एक बार एक्टिवेट हो जाएगी तो कंटिन्यू एक्टिव रहती है, तो इसको डीएक्टिव करने के लिए, निष्क्रिय करने के लिए टी रेगुलेटरी सेल होती हैं जो कुछ केमिकल का स्राव करके उसको शांत करती हैं। बी सेल हैं, तो बी सेल जब किसी एंटीजन से इंटरेक्ट होते हैं तो 2 सेल में बढ़ती हैं, प्लाज्मा सेल और मेमोरी सेल। प्लाज्मा सेल का काम क्या होता है, एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करना, और मेमोरी सेल का काम होता है जैसे कोई एंटीजन आया तो उस एंटीजन के बारे में किसी इन्फॉर्मेशन को, जानकारी को स्टोर करके रखना, ताकि जब नेक्स्ट टाइम अगर वो एंटीजन आए तो उसको रिकॉग्नाइज करने में आसानी हो। जैसा सिंपल सा है कि हम लोग शादी ब्याह में, कॉलेज में कहीं पर जाते हैं, कोई मित्र, कोई व्यक्ति हमें मिला और फिर वही व्यक्ति अगर हम लोगों से कुछ दिन बाद अगर मिलता है तो हम लोग देखते हैं, सोचते हैं कि ये व्यक्ति कहीं देखे, फिर याद आता है कि हमने यहाँ देखा था। तो ये बात कैसे हम रिकॉल कर लिए, ये वो इन्फॉर्मेशन, उसका फेस क्या है, हमारे मेमोरी में फिट है। तो वैसे जो मेमोरी सेल्स होती हैं वह फॉरेन पार्टिकल के बारे में इन्फॉर्मेशन को, जानकारी को स्टोर करके रखती हैं, और जब उसका सेकेंड टाइम अटैक होता है एंटीजन का तो तुरंत रिकॉल करके उसको पहचान लेती हैं। ठीक है। अब इसके बाद जो है कि अगला जो वीडियो हम लोगों का आएगा उस वीडियो में हम लोग जानेंगे प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन कौन कौन से हैं और सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन कौन कौन से हैं। उम्मीद है वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा। तो आप लोग वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, चैनल को हमारे सब्सक्राइब करिए और अधिक से अधिक शेयर करिए, ताकि चैनल भी हमारा ग्रो करता रहे और आप लोगों को भी अच्छी जानकारी सरल भाषा में मिलती रहे। धन्यवाद।